गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 जो पिछला ही टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो लेक्चर नंबर 3 में हमने एलिमेंट्स को एक्सप्रेस किया और उनकी सिंबल्स को किस तरीके से जो ना उन सिंबल्स को ज़ाहिर किया जाता है। तो आज जो एलिमेंट्स को समझने में स्टूडेंट्स को जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो टॉपिक हमारा है वैलेंसी। वैलेंसी जो है ये स्टूडेंट के लिए इसलिए प्रॉब्लम होती है कि कहीं पर पॉजिटिव वैलेंसी यूज़ होती है, कहीं पर नेगेटिव वैलेंसी यूज़ होती है। तो इससे पहले जो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में एलिमेंट्स में मैंने बताया कि जो एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया गया है उसमें अगर हम इन तरीक़ों से ये जो डेफिनेशन है, इन डेफिनेशंस को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम इनको एलिमेंट्स को एक्सप्रेस करते हैं तो हम बहुत सारे एलिमेंट्स की वैलेंसीज को याद कर सकते हैं। और वैलेंसी याद करने का ये फ़ायदा होता है कि जब भी आपने कोई केमिकल फार्मूला या रेडिकल याद करना है तो उसकी वैलेंसी और आपको उसकी जो सिंबल्स ये याद होनी चाहिए। तो फिर हम फार्मूला बनाने का एक तरीका है, वो जब आपको समझाया जाएगा तो आप किसी भी केमिकल कंपाउंड का जो फार्मूला है उसको खुद से ज़बानी बना सकते हैं। तो आइए आज हम कोशिश करते हैं कि वैलेंसी को जो है डिस्कस किया जाए और इसको एक्सप्लेन किया जाए और किस तरीके से। तो पहले इस तरह आपके जो कोर्स में कुछ पैराग्राफ की शक्ल में ही उसको मजमूई तौर पर ही बयान किया गया है, लेकिन मैंने आपकी सहूलियत के लिए इनकी वैलेंस की जो मुख्तलिफ डेफिनेशन है उसको मैंने अलग अलग करके कैटेगराइज कर दिया है। जैसे यहाँ पर लिखा है डेफिनेशन नंबर 1। सो इट इज सिंपली डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड द वैलेंसी। वैलेंसी का ये मतलब है कि कोई भी एलिमेंट है जब वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी आप उसके साथ मिलने की इस्तिताअत रखता है, तो उसमें जो कैपेसिटी होती है, इसमें जो पावर होती है मिलने की, तो वो उसकी जो है वैलेंसी कहलाती है। सेकंड, अगर हम डेफिनेशन देखें तो द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच कंबाइन विद वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज कॉल्ड द वैलेंसी। ये भी जो सेकंड डेफिनेशन है वैलेंसी की, ये भी खासी इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि कोई भी एटम जब हाइड्रोजन के एटम के साथ कंबाइन करता है तो वही वैलेंसी जो है, जितने हाइड्रोजन के एटम कंबाइन करेंगे तो वही उस एलिमेंट की वैलेंसी होगी। तो इसको हम बाद में अभी देखते हैं, डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स के साथ। तो तीसरी जो डेफिनेशन है इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन और शेयर्ड बाय एन एटम of the element to complete its octet is called the valency। अगर ये वाली जो डेफिनेशन है ये इतनी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कि इससे आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो वैलेंसीज को याद करना वो बड़ा आसान हो जाता है। याद रखें कि हमेशा जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को जो लूज करती हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करती हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज उनके ऊपर आ जाता है, और वही पॉजिटिव चार्ज जो है वो उनकी वैलेंसी कहलाता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर नॉन मेटल्स को देखा जाए तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन वो गेन करती हैं टू मेक इट और टू कंप्लीट इट्स outer most shell by making 8 electron, so that is called the octet। इसको हम ऑक्टेट का नाम देते हैं। जब भी कोई एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल कर लेता है, वैसे तो ये रूल है कि कुछ एलिमेंट्स जो है
वो ऐसे है कि हाइड्रोजन है या हीलियम है, तो ये अपने आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल करते हैं। तो इनका जो ना हम ये कहते हैं कि इनका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, उसको हम ड्यूप्लेट का नाम देते हैं। लेकिन उसके अलावा जितने एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम है, ये ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा जितने एलिमेंट्स हैं वो अपना आउटर मोस्ट शेल 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल होने पर ये करते हैं। तो जब ये अपना ऑक्टेट, उसको हम ऑक्टेट कहते हैं ऑक्टेट रूल के मुताबिक, तो जब भी कोई एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है तो उस वक्त वो स्टेबल कंडीशन में आ जाता है, यानी उसकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत स्लो डाउन हो जाती है और वो स्टेबल हो जाता है, और वो फिर किसी दूसरे के साथ केमिकल कंपाउंड या बॉन्ड नहीं बनाता, इस वजह से वो स्टेबल हो जाता है। तो नेचर में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो या तो वो ड्यूप्लेट बनाते हैं या वो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। लेकिन कुछ नेचर में हमारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि नेचुरली उनके जो ऑक्टेट हैं वो कंप्लीट होते हैं, जैसे कि उनको मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि वो नोबल गैसेस कहलाती हैं, जैसे कि हीलियम है, नियोन, ऑर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडॉन। ये 18 ग्रुप के एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, अगर आप देखेंगे तो ये सारे जो मैंने अभी बताए हैं। तो अब हम ये इसकी वैलेंसी में कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनको जानकर आपको एक डेफिनेशन का मतलब समझ आएगा। जैसे कि दूसरी और पहली जो डेफिनेशन के मुताबिक जो मैंने बताया था आपको कि जब भी हाइड्रोजन के एटम्स किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं तो जितने हाइड्रोजन एटम हैं वो उस एलिमेंट की वैलेंसी कहलाएगा। मसलन यहाँ पर हमारे पास अगर ये एक हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, तो मैं ये कहता हूँ कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है और ये कंबाइन हो रहा है क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन का एटम कंबाइन हो रहा था, इसलिए हाइड्रोजन की एक वैलेंसी कहलाएगी। तो क्लोरीन की वैलेंसी जो है वो 1 कहलाएगी, क्योंकि इसके साथ एक ही हाइड्रोजन का एटम जो है वो कंबाइन हो रहा है। इसके मुकाबले में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इसकी जो वैलेंसी है वो 2 है, यानी ये मैंने बताया कि इसकी वैलेंसी 2 है। वो कैसे कि जब हम वाटर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें ऑक्सीजन जो है ये 2 हाइड्रोजन को इसके साथ कंबाइन होते हैं और ये वाटर का स्ट्रक्चर बना देते हैं, यानी इस तरीके से। तो ये ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है ये 2 यहाँ पर हो जाएगी। इसके मुकाबले में अगर मैं तीसरी एग्जांपल लूँ तो ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में इसकी जो वैलेंसी है वो 3 है, वो मैंने लिख दी। उसकी क्या वजह है कि अगर हम ये अमोनिया का स्ट्रक्चर देखें तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन के एटम ये कंबाइन हो जाते हैं, तो हाइड्रोजन का जो नंबर है वो 3 है, इसलिए इस एटम की जो एलिमेंट की जो वैलेंसी है नाइट्रोजन की वो 3 होगी। और इसके अलावा अगर आप कार्बन में लिख देता हूँ यहाँ पर कार्बन, तो इसकी वैलेंसी जो है ना 4 है, पहले मैंने लिख दिया। इसकी वजह क्या है कि ये आपके पास एक फॉर्मूला है, कंपाउंड है, इसको हम मीथेन कहते हैं और ये CH4 है। तो ये अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें 4 हाइड्रोजन के एटम जो है ये कार्बन के साथ कंबाइन हो गए, तो इसलिए इस कार्बन की वैलेंसी 4 है, जैसे 1 2 3 है 4। तो जितने हाइड्रोजन, अब इसका ये मतलब नहीं है कि जितने हाइड्रोजन के एटम किसी भी एलिमेंट के साथ तो उसकी वैलेंसी, इसमें स्पेसिफिक 4 तक जो नंबर है ना हाइड्रोजन जो अटैच होती है, तो वो किसी भी एलिमेंट के साथ जब अटैच होगी तो उसकी वो वैलेंसी बन जाती है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूँ कि ये H2S, इसको कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड।
ये H2S गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड ये कंपाउंड है, तो यहाँ पर सल्फर की वैलेंसी 2 यानी 2 होगी, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के एटम जो है ये सल्फर के साथ अटैच हो गए। तो इस लिहाज से ये जो अकॉर्डिंग टू द सेकंड डेफिनेशन ऑफ द वैलेंसी, सो दिस इज ऑल द एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल्स। तो ये बेटा आपने एग्जांपल जो है अपने दिल में रखनी है। ये वाटर का फॉर्मूला है, ये मीथेन का फॉर्मूला है, ये अमोनिया गैस का, यहाँ पर अमोनिया लिख देते हैं, ये है अमोनिया गैस। तो इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है वो 3 है। अब जो डेफिनेशन 3 जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन में बताया गया कि वैलेंसी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, गेन और शेयर बाय एन एटम ऑफ द एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इज कॉल्ड द वैलेंसी। तो अब हम इसको एग्जांपल्स के जरिए ट्रेन करें। चलो, जैसा कि आप जानते हैं कि तीसरी जो डेफिनेशन है यहाँ पर यही लिखा है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होना। अब याद रखें कि जो मेटल्स, मैंने अभी आपको बताया था एलिमेंट्स में कि मेटल्स की ये एक प्रॉपर्टी है कि वो मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करती है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उतना ही उसके ऊपर जो है ये पॉजिटिव चार्ज जो है अपीयर हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास ये सोडियम है N की, और ये 1123, ये एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीकाकार होता है। ये सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक मास जो है वो 23 है। तो इसका मतलब ये है कि 11 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं इस तरीके से, तो पहले में रूल के मुताबिक पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे में प्रोटॉन। अगर इसके न्यूक्लियस में हम शुरू करें तो ये 11 है, और न्यूट्रॉन जो है 23 में से 11 अगर निकाल दें तो ये 12 आ जाता है। तो अगर इनका सम लिया जाए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो दैट मीन्स द एटॉमिक मास, ये इनका सम एटॉमिक मास को शो करता है। तो जो बाकी जो प्रोटॉन का नंबर है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन। अगर ये आपको नंबर ये याद हो जाते हैं, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज, ये बल्कि अगले लेक्चरों में हमने इसको डिस्कस भी करना और याद भी करवाना है आपको। तो इसमें न्यूट्रॉन का नंबर हम ऐसे करेंगे कि कैसे मालूम कर सकते हैं कि ये हमारे पास 23 में से अगर हम 11 निकाल देते हैं तो ये 12 जो है ये हमारे पास न्यूट्रॉन्स का नंबर आ जाएगा। तो ये हम उसका एक स्ट्रक्चर जो है ना किसी भी एलिमेंट का हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। पहले ऑर्बिट जिसको K ऑर्बिट कहते हैं, और दूसरा ऑर्बिट जो है वो N ऑर्बिट होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। और ये अगर देखें दो ये और 8 ये, तो ये 10 हो गए। हमें तीसरे ऑर्बिट में जब जाना है तो पहले में 2, दूसरे में 8, और जो बाकी बच जाएंगे वो हमारे पास 10 तो पूरे हो गए इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हम ये कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके भी हमारे पास 11 है, प्रोटॉन भी 11 है, और न्यूट्रॉन जो है ये 12 हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है, यानी जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में। अब एक बाकी बच गया है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन, अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 और चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो दे सके। 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ले या दे सकते हैं। तो इसमें अब ये क्या करेगा कि सोडियम, ये जो मेटल है, ये सोडियम मेटल इस तरह ये वर्किंग करेगी कि इसको ये सोडियम है और ये जो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में है उसको लूज कर देगा। जैसे ही लूज करेगा तो इस पर जो
सोडियम बाकी बचेगा, उस पर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखें वो कैसे पॉजिटिव कैसे बन गया, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर ये नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। अब जैसे ही सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, ये देखिए आपके सामने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो क्या हो गया कि नेगेटिव चार्ज कम हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया। उसकी वजह से कि अब ये अगर खत्म हो जाएगा तो बाकी ये वाला ऑर्बिट भी कंप्लीट खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। और आफ्टर लूजिंग द 1 इलेक्ट्रॉन इट्स आउटर मोस्ट शेल, इसका जो बाहर वाला शेल है ये मुकम्मल हो जाएगा। और 8 इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट रूल के मुताबिक अगर देखें तो ये इसके 8 इलेक्ट्रॉन, अब ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पर देखें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने रह गए हमारे पास, -10। और लेकिन प्रोटॉन जो है वो यहाँ पर 11 ही है, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हम इस पर जब डिफरेंस लेंगे तो ये 1 पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए इस मेटल के ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज आ गया, और ये पॉजिटिव 1 चार्ज ही इसकी वैलेंसी कहलाएगी। जी, इस बात की समझ आ गई है। अब अगर मैं यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम है, फर्ज करें ये एक मेटल है, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम को मैं इस तरह शो करता हूँ कि मैग्नीशियम में 12 और ये 24 है, यानी ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसका एटॉमिक मास है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो पहले में 2, ठीक है, ये 12 सेट कर दें, और दूसरे में 8 ऑर्बिट में, और तीसरे में बाकी 2 बच जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मैग्नीशियम मेटल है, प्रोटॉन 12 और न्यूट्रॉन भी ये 12 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, और 12 ही इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब होगा ये कि मैग्नीशियम चूंकि मेटल है, और मेटल्स की मैंने ये आपको बात बताई कि मेटल हैव कैपेबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल, यानी अपने आखिरी वाले मदार से इलेक्ट्रॉन को लूज करने की प्रॉपर्टी रखता है। तो अब ये देखिए, जैसे ही मैग्नीशियम में हमने यहाँ पर कुछ इसको एनर्जी मिली, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज जो है ये, तो इसलिए मैग्नीशियम की वैलेंसी जो है ना 2 पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो लिहाजा जितनी भी मेटल्स आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताई हैं कि मेटल्स ये जनरल प्रॉपर्टीज भी हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर देखा जाए नॉन मेटल, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं, वो लूज करती हैं मेटल, और ये गेन करती हैं। इस लिहाज से मेरे पास जो है ना कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स भी हैं जो कि नॉन मेटल्स हैं, और वो किस तरह उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है के बाद जो ना इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब हम नॉन मेटल को डिस्कस करते हैं, जैसे कि क्लोरीन है। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, और ग्रुप 17 से इसका ताल्लुक है, और इसमें 17 और 35 जो है, सपोज हम ये एटॉमिक मास है और ये इसका एटॉमिक नंबर है, तो इससे हम ये लगाएंगे के ऑर्बिट में ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 8 है, और के एल एम, ये थर्ड ऑर्बिट का नाम एम होगा सीक्वेंस से अगर हम चलते हैं। तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो कुछ इस तरह होगा कि ये हमारे पास ये 8 आ जाएंगे, और यहाँ पर चलो, और ये न्यूक्लियस है, इसमें पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, और तीसरे में
7 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। यहाँ पर प्रोटॉन का नंबर लिखेंगे 17 है, और न्यूट्रॉन का नंबर क्या होगा? न्यूट्रॉन का नंबर होगा 35 माइनस 17 अगर करें तो कितना आ जाता है? इसमें हम ये देखें कि 17 ये 2 और 8, हाँ जी 18 जो है 18 ये न्यूट्रॉन है। अब होगा ये कि क्लोरीन है यहाँ पर, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए आउटर मोस्ट सेल से, और आउटर मोस्ट सेल में और सराउंडिंग से एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए, तो आफ्टर गेनिंग दिस इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स स्टेबल। यहाँ पर हम इसको ये स्टेबल कहेंगे क्योंकि इसके 8 के 8 इलेक्ट्रॉन जो है ये मुकम्मल हो गए और ये स्टेबल हो गए। लेकिन जैसे ही चूंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, आगे देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 70, इस पर है कि नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन है ये भी 17 है, ये पॉजिटिव चार्ज। लेकिन एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया तो ये आ जाएंगे -18 और ये प्लस का 17। तो अब हम इसका डिफरेंस ले तो ये -1 आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं इस तरह इसको शो कर देता हूं कि ये -1, इसके ऊपर इसका जो चार्ज आ गया आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, तो -1 इसका चार्ज। यानी इससे आपको ये बात पता चली है कि जब भी कोई एलिमेंट वो इलेक्ट्रॉन को लेता है तो गेन करता है, उससे उस पर जो ना जितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि अभी आपको इसके नेगेटिव और पॉजिटिव वैलेंसी के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल गया होगा मेटल्स और नॉन मेटल्स में।